शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत कुछ दिनों से शहर के व्यापारियों सहित आम नागरिकों द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि शायद जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान अब कुछ और अधिक छूट व रियायत दी जाए, क्योंकि दिनों दिन कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही थी कि प्रशासन द्वारा सोमवार से नई रियायतों को लेकर कोई आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल से जानकारी के लिए संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि करीब 14 दिन चले लॉकडाउन के बाद स्थिति की पूरी तरह से समीक्षा करते हुए और जन भावनाओं को समझते हुए जिला प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और लॉकडाउन में छूट दी, लेकिन इस समय हालात पूरी तरह से अपेक्षित तौर पर नियंत्रण में नहीं आए हैं। ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट व रियायत का दायरा बढ़ाए जाने पर आवश्यक विचार भी किया जा रहा है। पूर्व कृषि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने यहां पर बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में कहा कि उन्होंने विगत दिनों आंदोलन के दौरान गाड़गेनगर थाने के निरीक्षक आसाराम चोरमले को गाली दी थी और उनका आशय अन्य पुलिस कर्मचारियों को गाली देने का बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर बोंडे के मुताबिक वे पुलिस विभाग का हमेशा से सम्मान करते हैं, लेकिन चोरमले ही एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जो अन्य कर्मचारियों पर काम करने के लिए दबाव डालते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य सरकार के दिन भर चुके हैं। यह सरकार बेवजह ही किसानों, बिजली ग्राहकों और छात्रों पर दबाव लाने का प्रयास कर रही है। प्रतिक्रिया आवश्यक होती, त्या प्रतिक्रियेच्या मुळच मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना संध्याकाळी 7 वाजता पोरांच्या समोर यावं लागलं, फेसबुक लाईव्ह करावं लागलं आणि एका आठवड्याच्या आत परीक्षा घेतो हा माझा शब्द आहे असं म्हणावं लागलं। जर का पोरं उफाळून बाहेर आले नसते, पुण्यामध्ये, अमरावतीमध्ये, यवतमाळमध्ये, वर्धेमध्ये, नाशिकमध्ये, औरंगाबादमध्ये तीव्र आंदोलन जर विद्यार्थ्यांचं झालं नसतं तर कदाचित उद्धव साहेबांना वाटलं असतं की काही हरकत नाही, पोरांच्या परीक्षा किती पुढे ढकलल्या तरी चालतं। विगत कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आम नागरिकों को यह भय सता रहा है कि कहीं राज्य में दोबारा लॉकडाउन न लग जाए। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि यद्यपि राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसकी तुलना में मृत्यु दर बेहद कम है। ऐसे में नागरिकों ने अनावश्यक भीड़भाड़ टालनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर प्रतिबंधात्मक नियमों को अब और अधिक कड़ा किया जाएगा। कोविड संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनज़र परीक्षाओं की तारीखों में बार बार बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से सर्वसामान्य विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की लिखित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। ऐसे में प्रैक्टिकल परीक्षाएँ कब तक होंगी, इसे लेकर विद्यार्थियों में ज़बरदस्त संभ्रम का वातावरण है। प्रत्यक्षिक परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों का शालाओं में प्रत्यक्ष उपस्थित रहना बेहद अनिवार्य है। वहीं इन दिनों कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुए देखते हुए विद्यार्थी शालाओं में जाने से भी डर रहे हैं और प्रात्यक्षिक परीक्षाओं को ऑनलाइन भी नहीं लिया जा सकता। वहीं लिखित परीक्षाएं भी ऑफलाइन पद्धति से या ऑनलाइन पद्धति से होंगी, इसे लेकर फिलहाल संभ्रम की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ही होंगी। केंद्र सरकार द्वारा कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के साथ ही नागरिकों के बैंकिंग अधिकारों को खत्म करने के प्रयास के विरोध में सोमवार 15 मार्च व कल मंगलवार 16 मार्च इस तरह 2 दिन बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है। इससे पहले शनिवार 13 मार्च के सरकारी अवकाश व रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहने के चलते पहले ही 2 दिनों से बैंक बंद है। वहीं अब 2 दिन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बैंकिंग संबंधी कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है और आर्थिक व्यवहार पूरी तरह से रुके हुए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में अपने द्वारा की जा रही हड़ताल के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा गया कि इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हुए हैं।
यूनियन के संयोजक सुभाष सामदेकर ने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण करने की होड़ में नजर आ रही है और बैंकों का निजीकरण होने से आम जनता की सुरक्षा भी दांव पर लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई है कि गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले को तत्काल निलंबित किया जाए। इस ज्ञापन में भाजपा पदाधिकारियों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि विगत दिनों पंचवटी चौराहे पर आंदोलन कर रहे एमपीएससी परीक्षार्थियों पर गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले ने अमानवीय लाठीचार्ज किया। इस समय हालात को संभालने और विद्यार्थियों को छुड़ाने के लिए मौके पर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे पहुंचे थे, जिनके साथ चोरमले द्वारा अपमानास्पद व्यवहार किया गया। साथ ही पुलिस की सहायता कर रहे पार्षद प्रणीत सोनी, जिला परिषद सदस्य प्रवीण ताडे व बादल कुलकर्णी सहित भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े के खिलाफ भी 2 दिन बाद विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, जबकि निवेदिता चौधरी मौके पर मौजूद भी नहीं थी। ऐसे में साफ है कि गाड़गेनगर थाना पुलिस द्वारा किसी बदले की भावना और राजनीतिक दबाव के तहत कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र की कानून व व्यवस्था खतरे में रहने से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की थी। राणा के पत्र को गृह मंत्री शाह द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है। साथ ही उन्होंने सांसद राणा को भेजे गए जवाब में कहा है कि कानून व व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की गेल्या काही दिवस आधी अंबानीचे घराचे बाहेर एक स्कॉर्पिओ सापडली आणि त्याच्यामध्ये विस्फोटक सापडले आणि त्याची इन्क्वायरी करताना मनसुख हिरेनवर एवढा मेंटली टॉर्चर करण्यात आलं, एवढा प्रेशर देण्यात आला आणि त्याच्यानंतर त्याची हत्या करण्यात आली. हत्या ज्यांनी केली त्याला हिची इन्क्वायरी सोपण्यात आली. तोच इन्क्वायरी करत होता, तोच अधिकारी इन्क्वायरी करत होता सचिन वाझे म्हणून, आणि तेच हत्या करते आणि त्याच्याच अंडरमध्ये याची इन्क्वायरी चालू आहे. आणि जेव्हा ऑपोजिशनचे लीडर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मनसुख हिरेनची सिक्युरिटीबद्दल त्याची हत्या व्हायच्या आधी जेव्हा मांग केली होती त्याच्यावर चर्चा झाली नाही. मग त्याला प्रेशर देण्यात आलं, त्याची हत्या करण्यात आली. तोच अधिकारी त्याची इन्क्वायरी करत होता आणि त्याचे सस्पेंड जेव्हा आपण मागत होतो की त्याला सस्पेंड केला पाहिजे, त्याच्यावर मुख्यमंत्री या राज्याचा एकही शब्द न बोलताना त्याचे सपोर्टमध्ये मैदानात उतरले. आणि आज जेव्हा आपण मागणी केली होती केंद्राला गृहमंत्री साहेबांना, तेव्हा NIAची डिपार्टमेंटची इन्क्वायरी केली पाहिजे. आणि जेव्हा इन्क्वायरी सुरू झाली त्याच्यानंतर आता हे हळूहळू जे याचे तार आहे, जे सचिन वाझेचे वाचवण्याचे मागे काय कारण आहे ते कारण आणि कोण यांना वाचवणं होता असं मुख्यमंत्री आपले राज्याचे आणि हे पूर्ण प्रकरणाची तार जर कुठे जुडत असन ते जुडताना सरळ मुख्यमंत्रीचे बंगल्यावर दिसत आहे की हिचे तार, सचिन वाझेचे तार आणि या प्रकरणाचे मागे जेही झालेलं आहे. आणि मुंबई पोलीस का दबावत होती, कोणाचे दबावामध्ये होती, का इन्क्वायरी चांगल्या पद्धतीने करत नव्हती, याचा सगळ्यांचे जर तारा आपण पाहिले तर हे मातोश्रीवर म्हणजे मातोश्रीचे कनेक्शनवर याचा कनेक्शन काही ना काही आहे. आणि हे स्पष्ट दिसण्यात येत आहे लोकांना. आणि NIAच्या माध्यमातून जे इन्क्वायरी चालली आहे तिथे आपल्याला स्पष्ट दिसत आहे. आणि कुठे ना कुठे याच्यामध्ये सगळं काही स्पष्ट होणार आहे. दूधचं दूध आणि पाणीचं पाणी हे येणारे काही दिवसामध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसणार आहे. राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए जिले में कहीं पर भी जल किल्लत निर्माण न हो, इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और प्रारूप के प्रस्तावित कामों को गति देनी चाहिए. इसके तहत जल जीवन मिशन की जलापूर्ति योजना के काम व प्रलंबित मुद्दों को तेजी से पूर्ण किया जाए. बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विगत 3 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें अब तक 3,354 अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं. इस प्रक्रिया के तहत आगामी 21 मार्च तक प्रवेश हेतु आवेदन किए जा सकते हैं. इस बार RT अंतर्गत जिले की 244 शालाओं का पंजीयन हुआ है, जिनमें 2076 सीटें उपलब्ध हैं. समीपस्थ नागपुर हाईवे स्थित बिजीलैंड व्यापारी संकुल के सभी व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों के लिए कोविड टेस्ट का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों की कोविड टेस्ट की गई. इस कैंप का आयोजन बिजीलैंड व्यापारी संगठन के अध्यक्ष विजय भुतला, कोषाध्यक्ष इंदरलाल दीपानी, प्रवक्ता सुरेश केवल रामानी, राजा चंदानी व गोविंद कार्डा सहित सभी पदाधिकारियों व व्यापारी सदस्यों द्वारा किया गया था. मैं प्रवक्ता बिजीलैंड
व्यापारी संघ एसोसिएशन का बोल रहा हूँ। आज हमारे मार्केट में कोरोना की टेस्ट कराई गई, जिसमें करीब 200 से 250 लोगों का टेस्ट किया गया और यहाँ के सारे व्यापारी और सारे कामगार वर्ग जो भी है सबने टेस्ट में हिस्सा लिया है। शहर में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु जहां एक और प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड संक्रमितों को चिन्हित करने हेतु शहर में जगह जगह पर कोविड टेस्ट कैंप भी लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की कोविड टेस्ट करते हुए संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। इसी के तहत खापड़े बगीचा परिसर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टेस्ट कैंप लगाया गया, जहां दिन भर के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी कोरोना टेस्ट करवाई। संभाग में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण हेतु स्वास्थ्य महकमे की ओर से अमरावती संभाग को 2,41,210 डोज की नई खेप प्राप्त हुई है। इस खेप में कोविशील्ड व कोवैक्सीन की डोज का भी समावेश है। इससे पहले टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण हेतु 93,000 डोज प्राप्त हुए थे। वहीं अब 2,41,000 डोज की नई खेप प्राप्त हुई है, जिसका जिला निहाय वितरण किया जा रहा है। सोमवार 15 मार्च को जिले में 379 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42,876 पर जा पहुंची। सोमवार को 24 घंटे के दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अब जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 605 पर जा पहुंची है। इसके अलावा सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 642 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। अब तक कुल 37,768 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,503 है, जिसमें से 1,035 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,982 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,486 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। मुस्लिम एकता मंच की शहर इकाई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम जिलाधीश शैलेश नवाल के मार्फत भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही में वसीम रिजवी नामक व्यक्ति द्वारा मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान की कुछ आयतों को हटाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिससे देश सहित दुनिया के तमाम मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। यह बात वसीम रिजवी नामक व्यक्ति भी जानता है, लेकिन उसने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दाखिल की है। अतः वसीम रिजवी पर कम से कम 15 करोड़ रुपए का दंड लगाते हुए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी के भी धर्म ग्रंथ को लेकर इस तरह की असंवैधानिक याचिका दाखिल न कर सके। फिलहाल राज्य में तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है और पश्चिम विदर्भ में भी पारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, जिससे अनेक गांवों में अब जल किल्लत की तकलीफ शुरू हो चुकी है। पश्चिम विदर्भ के अनेक प्रकल्पों का जल स्तर बढ़ती उष्णता के चलते कम हो रहा है। क्षेत्र के सबसे बड़े सिंचाई प्रकल्प रहने वाले अमरावती के अपर वर्धा जलाशय का जल स्तर इस बार मार्च महीने में ही 55% पर पहुंच चुका है। पिछले वर्ष इसी समय अपर वर्धा में करीब 65% जल संग्रह उपलब्ध था। ऊँटों की तस्करी करने वाला गिरोह अब एक बार फिर सक्रिय हुआ है। पुसद मार्ग से तेलंगाना राज्य में कटाई के लिए ऊँट ले जाने का संदेह व्यक्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से 6 ऊँटों का झुंड लेकर योगेश हुकुमचंद प्रजापति और भीमराव बुद्धू राठौड़ कल रविवार 14 मार्च को दोपहर 12:15 बजे के दौरान अमरावती हैदराबाद 4 लेन महामार्ग से कारंजा से मंगरूलपीर मार्ग से जाते हुए पाए गए और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने टालमटोल वाले जवाब दिए, जिससे संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि अब ऊँटों की कटाई हेतु तस्करी की जा रही है। जिले के मंगरूल दस्तगीर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM फोड़ने का प्रयास किया गया। इस घटना में शामिल 2 चोरों को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने 4 घंटे के अंदर ही दबोचने में सफलता प्राप्त की। 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट में मध्यस्थता करने गए जनार्दन पखाले नामक वृद्ध पर रेखा गुर्दे नामक महिला ने लकड़ी के राफ्टर से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल हुए इस वृद्ध ने आखिरकार शनिवार की रात दम तोड़ दिया। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने पहले महिला के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया था, जिसे अब धारा 302 में तब्दील किया जा चुका है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।